हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का आगे का टॉपिक। हम जानते हैं सेकेंड चैप्टर शुरू किए हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसमें हम डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम वगैरह टॉपिक देखे हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका स्पेसिफिक स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना। स्पेसिफिक डेंसिटी, इसका एक और नाम है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। अधिक हिंदी क्या होता है आपका? हिंदी हो जाएगा आपका अपेक्षिक 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 घनत्व या फिर अपेक्षिक अपेक्षिक गुरुत्व। ठीक है। अब देखिए, अपेक्षिक घनत्व और अपेक्षिक गुरुत्व को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। इन स्पेसिफिक इन एस ले लेते हैं या जी ले ले, एस से डिनोट करते हैं या फिर जी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो दोनों से आप डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एस या फिर कैपिटल जी। अब देखिए, अपेक्षिक घनत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करता है? एक कंपेयर करता है दो समान चीजों का। क्या करता है? कंपेयर करता है। जैसे हम क्या है? टीचर है, तो मेरा कंपेयर किससे करेंगे? किसी अच्छे टीचर से करेंगे। अच्छे ही टीचर से करेंगे, खराब टीचर से तो करेंगे नहीं। जैसे कि कोई नया क्रिकेटर आता है, लगातार 2-3 शतक मार दे, तो उसकी तुलना किससे किया जाता है? अब जो शतक मारेगा उसका तुलना बुमराह से तो किया नहीं जाएगा, क्योंकि बुमराह अलग चीज है, वो बॉलर है। तो जो बैटिंग करेगा अच्छा, उसका तुलना सचिन से किया जाता है, यानी अच्छे लोगों से किया जाता है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करता है? कंपेयर करता है दो समान चीजों का। ठीक है। जैसे कि समझिए, अपेक्षिक घनत्व तो क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी जी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी फ्लूइड का, FLUID, है ना, किसी भी फ्लूइड का अपेक्षिक घनत्व तो क्या होता है? चलिए हम लिख दे रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक डेंसिटी हम लिख दे रहे हैं स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा? क्या हो जाएगा आपका? स्पेसिफिक वेट, यानी वेट डेंसिटी, ऐसा लिख सकते हैं, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपान में वेट डेंसिटी अभी समझाते हैं अच्छे से। वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है। स्टैंडर्ड फ्लूइड समझिए। अब इस चीज को हम कर रहे हैं अपेक्षिक घनत्व, किसी भी तरल का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा? किसी भी तरल का अपेक्षिक घनत्व उस तरल का भार घनत्व अपान में स्टैंडर्ड तरल का भार घनत्व। जैसे कि हम लिख दें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड जी ऑफ एनी फ्लूइड, है ना। किसी भी फ्लूइड का अपेक्षिक घनत्व जी हो गया, यानी वेट डेंसिटी, स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं वेट डेंसिटी को, अपान में फ्लूइड, यानी किसी भी फ्लूइड का वेट डेंसिटी अपान में क्या मिलेगा? वेट डेंसिटी अपान में क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड, STD लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड। समझ रहे हैं, है ना। तो किसी भी भार घनत्व, है ना, भार घनत्व तथा किसी भी फ्लूइड का अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू क्या आ जाएगा? फ्लूइड का भार घनत्व अपान में स्टैंडर्ड फ्लूइड का भार घनत्व। अब देखिए, क्या इसका यूनिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर भी भार घनत्व है, नीचे ऊपर भी वेट डेंसिटी है, नीचे भी वेट डेंसिटी है ना। भार घनत्व और वेट डेंसिटी हिंदी इंग्लिश है, तो दो ऊपर भी वही यूनिट है, नीचे भी यूनिट है, वही है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? ये जो होता है ना, ये होता है आपका यूनिटलेस होता है। क्या होता है भाई? इसका मात्रक नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। ठीक है। अब देखिएगा, तो जी हम निकालना, एक फार्मूला मिला है। ठीक है। एक फार्मूला क्या मिलता है? जी इक्वल टू जी फ्लूइड का, किसी भी फ्लूइड का क्या हो जाएगा? घनत्व, अपेक्षिक गुरुत्व निकालना है, तो क्या लिखेंगे? डब्ल्यू को क्या लिखेंगे? डब्ल्यू को लिख सकते हैं रो जी लिखते हैं। रो मतलब क्या हो गया? फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड का घनत्व अपान में रो किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड का, है कि नहीं? स्टैंडर्ड फ्लूइड का रो इंटू जी। बताइएगा, हम बहुत पहले बताए हैं कि भार घनत्व वेट डेंसिटी क्या होता है? रोजी होता है। क्या होता है? रोजी होता है। तो रो तो दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन जी तो हर जगह एक ही रहेगा। तो यहाँ से कट करके क्या मिल जाएगा? जी इक्वल टू क्या मिलेगा? किसी भी फ्लूइड का जी यानी अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू घनत्व किसका? फ्लूइड का घनत्व, है ना, अपान में क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फ्लूइड का घनत्व, है ना। क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फ्लूइड का घनत्व। इससे मेरा एक और फार्मूला तैयार होता है। दो फार्मूला हमको मिला।
एक ए फार्मूला मिला और कौन सा फार्मूला मिला, एक ए फार्मूला मिला। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक है ना। चलिए दूसरा फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, इसी को ऊपर लिख दे रहे हैं। अपेक्षिक घनत्व को उसको मिटाते हैं, जानते हैं यूनिट लेस होता है। तो लिखेंगे स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना। क्या आ जाएगा आपका, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपान में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्या लिख दिए, स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है ना। देखिए दो फार्मूला हमको मिला है कि नहीं, ये ए वाला इसका चीज है, ठीक है, तो ए वाला इसका चीज है और इसका हम स्टेटमेंट के टर्म में ऊपर लिखे हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि W का मान होता है रोज ही कट गया। तो अब डिफाइन कैसे करेंगे अपेक्षिक घनत्व तो कैसे डिफाइन करेंगे, किसी फ्लूइड का या फिर पदार्थ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व, उस पदार्थ का घनत्व, ठीक है, फ्लूइड ही लिखे हम, फ्लूइड ही को बोलते हैं। किसी फ्लूइड यानी किसी तरल का अपेक्षिक घनत्व उस तरल का घनत्व तथा स्टैंडर्ड तरल के घनत्व का अनुपात होता है। पहला डेफिनेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, किसी तरल का स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होगा, उस तरल का वेट डेंसिटी अपान में स्टैंडर्ड फ्लूइड का वेट डेंसिटी। ठीक है, नीचे क्या रहेगा आपका, स्टैंडर्ड रहेगा। नीचे क्या रहेगा आपका, स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, नीचे क्या रहेगा, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो दो तरह से इसका डेफिनेशन है। फिर हम कह रहे हैं कि फिर हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, किसी तरल का अपेक्षिक घनत्व किसी तरल का अपेक्षिक घनत्व उस तरल का घनत्व तथा मानक तरल के घनत्व का अनुपात होता है। या घनत्व के जगह आप इस पे वेट डेंसिटी बोल सकते हैं। किसी फ्लूइड का अपेक्षिक घनत्व उस फ्लूइड का भार घनत्व तथा स्टैंडर्ड फ्लूइड के भार घनत्व का अनुपात होता है। ये एक यूनिट लेस होता है। अब समझिएगा स्टैंडर्ड फ्लूइड के जगह हम लेते क्या है, जैसे कि स्टैंडर्ड फ्लूइड है ना। फ्लूइड कितने तरह से होता है, समझिए फ्लूइड कितने तरह से मिलता है आपको, दो तरह से मिलता है हमें, दो प्रकार के होते हैं आपके फ्लूइड, है ना। फ्लूइड किसे कहते हैं वो भी आप जानते हैं, जो बह सके। तो फ्लूइड क्या होता है आपका, फ्लूइड दो तरह से होता है। एक होता है आपका लिक्विड और एक क्या होता है आपका गैस, है ना। एक क्या होता है आपका लिक्विड, एक क्या होता है आपका गैस। तो लिक्विड का कंपेयर लिक्विड से करते हैं, गैस का कंपेयर गैस से करते हैं। तो लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होता है ना, स्टैंडर्ड जो होता है लिक्विड में, उसे हम लेते हैं वाटर को। किसे लेते हैं, स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, वाटर। तो वाटर का घनत्व कितना होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब एट 4 डिग्री। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का घनत्व कितना होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। उसी तरह गैस है, तो गैस में स्टैंडर्ड किसको लेते हैं, बहुत सारे गैस होते हैं तो एयर लेते हैं। ऐसा एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड न हो, क्या लेते हैं, एयर को लेते हैं। अब एयर का डेंसिटी कितना होता है भाई, डेंसिटी हो गया है, एयर का डेंसिटी कितना होता है बता चुके, 1.21 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी करता कैसा, कमाल देखे क्या करता है कि हम बताएं कि कंपेयर करता है। कंपेयर मतलब क्या हो गया कि कोई, जैसे कि हम अभी लिक्विड के टर्म में बात कर रहे हैं, हम फिर बता रहे हैं कि ज्यादा हाइड्रोलिस में ज्यादा किसको डील करना है, लिक्विड को ही डील करना है। गैस बहुत कम पोर्शन है, ठीक है, बस गैस फ्लूइड है तो साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन ज्यादा हमको पानी वाला लिक्विड वाला ही पढ़ना है। ठीक है, हम कह दें कि पारा का अपेक्षिक घनत्व बताइए, है ना, कहेंगे पारे का अपेक्षिक घनत्व बताइए भाई, अपेक्षिक घनत्व बताइए। देखिए पारे का अपेक्षिक घनत्व G इक्वल टू क्या मिल जाएगा, G इक्वल टू पारा का अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू पारा का घनत्व है, किसका घनत्व, पारा का घनत्व अपान में, पारा लिक्विड है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, अपान में किसका घनत्व, वाटर का घनत्व, है कि नहीं, 84 डिग्री सेल्सियस। 84 डिग्री सेल्सियस ये यहाँ लिखा है, बार बार नहीं लिखेंगे। पारे का अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू पारा का घनत्व अपान में पानी का घनत्व, क्योंकि पारा लिक्विड है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पारा का घनत्व 13,600 अपान में वाटर का घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वाटर का कितना आ जाएगा आपका 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी कितना आ जाएगा आपका 13.6। इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब क्या हो गया कि जो पारा है ना वो पानी से 13.6 गुना भारी है। अधिक घनत्व रखने का मतलब अधिक है भी है ना, जिसका हम बताया कि क्या करता है, कंपेयर करता है, यानी जिसका अपेक्षित घनत्व 13.6 आया, यानी पारा से 13.6 गुना भारी है। यदि किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व आता है 2, यानी वो पानी से है ना, पारा का अपेक्षित घनत्व है 13.6, यानी पानी से 13.6 गुना भारी है। यदि किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व आता है, कितना आता है 3, यानी वो पानी से 3 गुना भारी है, क्योंकि पानी ही तो स्टैंडर्ड फ्लूइड है। यदि किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व आता है 11, यानी वो पानी से 11 गुना भारी है। यदि किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व आता है क्या 9, तो पानी से 9 गुना भारी है, और जो पानी से भारी है वो पानी में डूब जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या करते हैं, एक क्या ले लें हम, बर्तन ले लें जिसमें पारा डाल दें और पानी डाल दें। तो पारा भारी है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका पारा आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका पानी आ जाएगा। चीजें समझ ना, क्योंकि पारा भारी है तो पारा नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना। यदि किसी जैसे कि आपका है डीजल, तो अपेक्षित डीजल का अपेक्षित घनत्व निकालिए भाई। डीजल का अपेक्षित घनत्व है डायरेक्ट स्पेस जी लिख दिए। तो किसका अपेक्षित घनत्व, तो डीजल का, है ना, DISEL इस पे लिख दीजिएगा। तो डीजल का अपेक्षित घनत्व इक्वल टू डीजल का घनत्व कितना होता है भाई 850 होता है, अपान में पानी का घनत्व, क्योंकि डीजल एक तरह का लिक्विड है ना, तो कितना हो जाएगा 0.85। यानी जो डीजल है ना वो पानी से 0.85 गुना भारी है। यानी 0.85 गुना भारी मतलब जो डीजल होता है वो पानी से क्या होता है, हल्का होता है। इसीलिए आप देखेंगे यदि पानी और डीजल को साथ में रखेंगे तो डीजल ऊपर रहता है और पानी कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से भारी होता है मेरा पानी। पेट्रोल का निकाल दे अपेक्षित घनत्व, तो पेट्रोल का निकाल दे कितना, पेट्रोल का होता है 750। तो पेट्रोल का अपेक्षित घनत्व इक्वल टू पेट्रोल का घनत्व अपान में पानी का घनत्व, क्योंकि पेट्रोल लिक्विड है एक तरह से, तो 0.75 आ जाएगा। डीजल और पेट्रोल पानी से हल्के होते हैं, यदि डीजल पेट्रोल में पानी डाला जाएगा तो पानी नीचे बैठ जाएगा और डीजल पेट्रोल ऊपर बैठ जाएगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि जहाँ तेल भरा जाता है पेट्रोल पंप पर, आग बुझाने के लिए बालू रखा जाता है पेट्रोल पंप पे, है ना, देखेंगे एक ऐसा बना दिया जाता है, इसी में बाल्टी टांग दिया जाता है, ऐसा बना के बाल्टी टांगे जाते हैं, और उसी बाल्टी पे लिखे रहते हैं आग, और उसी में बालू भरे रहते हैं। तो पहले हमको नहीं समझ आता था कि पेट्रोल टंकी पर बाल्टी रख के उसमें बालू भर के आग क्यों लिखे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़े पता चल गया क्योंकि डीजल और पेट्रोल जब भरे जाते हैं वहां यदि आप पानी से बुझाएंगे तो पानी नीचे चला जाएगा, डीजल पेट्रोल ऊपर ऊपर जलता रहेगा। यदि कल पानी से आग बुझेगा नहीं डीजल पेट्रोल वाले जगह पर, इसलिए क्या डाला जाता है, आग लग जाए तो वहाँ बालू डाला जाता है। बालू क्या करता है कि डीजल पेट्रोल के ऊपर एक लेयर बना लेता है, और लेयर बनने से एयर कंटेक्ट टूट जाता है और आग बुझ जाती है, ठीक है ना। तो एक क्या था आपका, क्या है ना, एक क्या था कि अपेक्षित घनत्व। अब किसी चीज का घनत्व निकालना, देखिए आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, तो उन न्यूमेरिकल के बारे में हम आज पहले से ही बताते चले, ठीक है। जैसे कि समझिए, ठीक, जैसे किसी चीज का अपेक्षित घनत्व दे देगा और कह देगा घनत्व निकालिए। जैसे कि कह देगा कि जो पारा है ना, पारा का अपेक्षित घनत्व वो देगा, पारा का अपेक्षित घनत्व देगा कितना 13.6, वो देगा कि पारा का अपेक्षित घनत्व 13.6 है। तो बताइए पारा का घनत्व कितना है। तो देखिए पारा का अपेक्षित घनत्व लिख देंगे हम, पारा का अपेक्षित घनत्व इक्वल टू डेंसिटी ऑफ पारा अपान में डेंसिटी ऑफ वाटर, यही तो होगा। तो पारा का अपेक्षित घनत्व 13.6 इक्वल टू पारा का घनत्व, यही तो हमको पता करना है, अपान में पानी का घनत्व कितना है 1000। तो पारा का घनत्व कितना मिल जाएगा 13.6 गुणे 1000, है कि नहीं, यानी 13600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यानी हम कहते हैं लिक्विड का अपेक्षित घनत्व देना, देखिएगा लिक्विड का अपेक्षित घनत्व दे तो उसमें 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर हम बात को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आगे हम ऐसा करेंगे तो अब कंफ्यूज नहीं होना तो हम कर क्या दिए, इतना फटाक से कैसे निकाल दिए, क्योंकि हम बता रहे हैं कि पारा का अपेक्षित घनत्व दिया है, उसमें जब 1000 से गुणा करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, घनत्व मिल जाएगा, है ना। तो पारा का अपेक्षित घनत्व दिया 1000 से गुणा के घनत्व मिल जाएगा। इसी तरह किसी लिक्विड का
किसी भी लिक्विड का अपेक्षित घनत्व में 1000 से गुणा करेंगे तो उस लिक्विड का घनत्व मिलेगा। जैसे कि अपेक्षित घनत्व किसका है? डीजल का। डीजल का अपेक्षित घनत्व कितना है? 0.85। अब ये पूछ रहा है कि डीजल का घनत्व बताइए भाई। अब डीजल का घनत्व पूछ रहा है, तो डीजल का अपेक्षित घनत्व इज इक्वल टू डीजल का घनत्व अपान में पानी का घनत्व। देखिए किसी भी लिक्विड में 1000 से गुणा करेंगे तो उस लिक्विड का घनत्व मिलेगा। और किसी 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 गैस का अपेक्षित घनत्व दे दे तो उस गैस में 1.21 से गुणा करेंगे। उस गैस के अपेक्षित घनत्व में 1.21 से गुणा करेंगे तो वो उस गैस का घनत्व देगा। जैसे क्लोरीन गैस का अपेक्षित घनत्व दे दे तो गैस का तुलना गैस से करेंगे तो उसमें किससे तुलना करेंगे? क्लोरीन के अपेक्षित घनत्व में हम लोग एयर के घनत्व से गुणा करेंगे और एयर का घनत्व 1.21 होता है। ठीक है, तो हम बता रहे फिर गैस और ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिए, किसी लिक्विड के अपेक्षित घनत्व में 1000 से गुणा करते हैं तो वो उस लिक्विड का घनत्व देता है। हो जाएगा आसान? हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हो जाएगा मेरा कोहेजन। अगला क्या हो जाएगा? कोहेजन है ना। और इसके साथ साथ एक आता है आपका एडहेशन है ना। यानी क्या आ जाएगा आपका? सुसंजन आसंजन। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? सुसंजन और आसंजन। तो देखिए कोहेजन और एडहेशन क्या है, बहुत मतलब हम क्या बताएं, हम पढ़ाएंगे तो आपको सारा टॉपिक इजी ही लगेगा हार्ड, क्योंकि ऐसा हम पढ़ाते लगता कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आप बने रहिए, आप मजा आने वाला। कोहेजन क्या होता है कि किसी एक ही पदार्थ, देखिए कोहेजन फ्लूइड का वह गुण होता है जिसके द्वारा किसी एक ही पदार्थ के अलग अलग कण आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिएगा हम क्या करें, क्या है कि ए फ्लूइड का वह प्रॉपर्टी जिससे एक ही पदार्थ के अलग अलग कण आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, जुड़े रहते हैं। ठीक है ना। देखिएगा क्या कर रहे हैं कि कोहेजन किसी फ्लूइड का वह प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा एक ही पदार्थ के, देखिएगा एक ही पदार्थ के अलग अलग कण आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं उस, है ना। क्या है? कोहेजन किसी फ्लूइड का वह प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा एक ही पदार्थ के अलग अलग कण आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। इस आकर्षण बल को कहते हैं लोग कोहेजन फोर्स। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं लोग? कोहेजन फोर्स। ठीक है, यानी FC। ठीक है, अब देखिएगा एडहेशन फोर्स क्या होता है। यह किसी फ्लूइड का वह गुण है जिसके द्वारा अलग अलग पदार्थ के क्या होता है आपका? अलग अलग पदार्थ के अणु का लीजिए, कण कहिए, कण आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिए दोनों में आकर्षण बल ही लग रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इस आकर्षण बल को हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेशन फोर्स भी लिख सकते हैं, यानी FA। ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, अब इन दोनों में अंतर समझिए। दोनों में आकर्षण बल है, देखिए इसमें भी आकर्षण बल, इसमें भी आकर्षण बल, लेकिन क्या है इसमें एक ही पदार्थ और इसमें अलग अलग पदार्थ के कण हैं। इसमें एक ही पदार्थ के कण हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कि पानी हो गया, वाटर हो गया, वाटर का एक कण A हो गया, वाटर का एक कण A हो गया, तो वाटर एक ही पदार्थ है ना। इसके मध्य ये जुड़े हुए हैं, इसके मध्य जो फोर्स लगा उसे कहेंगे फोर्स ऑफ कोहेजन। यानी किसी बर्तन में पानी रखते हैं तो पानी उड़ तो नहीं जाता है, पानी क्या रहता है? एक जगह पर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक कण दूसरे को आकर्षण बल द्वारा पकड़े हुए हैं। तो पानी जैसे कि पारा का एक कण ले लें, पारा का एक कण, ये दोनों आपस में किस आकर्षण बल द्वारा जुड़े हैं? फोर्स ऑफ कोहेजन।
तो एक ही पदार्थ कुछ भी हो सकता है। ये मार्कर में सफेद वाला है, मार्कर के आपस में क्यों जुड़े हैं? आकर्षण बल द्वारा। तो मार्कर के सारे पदार्थ एक ही है, तो हम कह देंगे कोहेजन है। तो एक ही पदार्थ के अलग अलग कण, जैसे पानी ले लीजिए, एक ही पदार्थ हो गया, उसके अलग अलग कण, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, पारा ले लीजिए, सबका अलग अलग कण आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे कहते हैं कोहेजन। जैसा दिस फोर्स द्वारा जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं कोहेजन फोर्स, है ना। अब एडहेशन हम पढ़े। एडहेशन क्या है कि अलग अलग पदार्थ के कण आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे आपके सामने एक जो इंक है, इंक जो है बोर्ड पे कैसे रुका है भाई? जो इंक है वो बोर्ड पे कैसे रुका है? क्योंकि इसके इंक और बोर्ड के मध्य आकर्षण बल लग रहा है। इंक जो लिखे हैं काला वाला इंक है ना, इंक और बोर्ड के मध्य क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो इंक अलग अलग पदार्थ हो गया, अलग अलग पदार्थ के। इंक क्या हो गया? अलग पदार्थ हो गया। बोर्ड क्या हो गया? अलग पदार्थ हो गया। तो इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल लगा इसे कहते हैं, मतलब इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल, मतलब ये दोनों जिस आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हैं उस गुण को कहते हैं आसंजन, तथा आकर्षण बल को क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स। ये समझ आ गई? देखिए, जो कोहेजन और एडहेशन है ये प्रॉपर्टी है, तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि कोहेजन किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा एक ही पदार्थ के अलग अलग कण आकर्षण बल द्वारा जुड़ जाते हैं, तथा इस बल को, इस आकर्षण बल को कोहेजन फोर्स कहते हैं। एडहेशन किसी फ्लूइड का वह गुण है जिसके द्वारा अलग अलग पदार्थ के कण आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। इस आकर्षण बल को एडहेसिव फोर्स कहते हैं, एडहेशन फोर्स कहते हैं, संसंजन बल का, सॉरी आसंजन बल कहते हैं। ये समझ आ रही? जैसे कि आप देखेंगे पानी, जो पानी है ना, पानी है ना, पानी है, एक क्या है? गिलास है। अब देखिए, पानी को क्या करिए? गिलास में भरिए, पानी को गिलास में भरिए और पानी को पूरा गिरा दीजिए, तो देखेंगे गिलास में पानी क्या रहेगा? कुछ चिपका रहेगा। तो पानी गिलास से कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, पानी का अलग कण हो गया, गिलास का अलग हो गया, इन दोनों के मध्य जो लगेगा आपको कहेंगे फोर्स ऑफ एडहेशन। जैसे पारा हो गया, पारा हो गया, और क्या हो गया भाई? पारा हो गया और ग्लास हो गया। तो पारा और ग्लास के मध्य जो फोर्स लगेगा उसे कहेंगे हम लोग एडहेसिव फोर्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पानी पानी और पारा पारा, इन दोनों में कौन सा फोर्स लग रहा है? कोहेजिव फोर्स। लेकिन इन दोनों में किसका कोहेजिव फोर्स अधिक होता है? तो किसका अधिक होता है भाई? पारे का कोहेजिव फोर्स अधिक होता है। कैसे अधिक होता है अभी बताते हैं। वाटर ग्लास के मध्य लगा और ग्लास और पारे के मध्य, तो किसमें एडहेसिव फोर्स अधिक होता है? तो पारे और ग्लास में। ये तो इसको समझते हैं हम, क्या अभी सिंबल बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पानी है, क्या है? पानी गिलास है, पारा और ग्लास है, ठीक है। क्या है भाई? पानी गिलास है और पारा गिलास है, ठीक है। हम चाहते हैं ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो, इसलिए टाइम देख रहे थे। अब देखिएगा, पानी गिलास है और पारा गिलास है, तो पानी एक गिलास में पानी भरेंगे और गिरा देंगे तो उस गिलास में ना पानी चिपका रहेगा, है ना। जैसे एक गिलास है ना, इसमें किनारे पर पानी क्या रहेगा? पानी चिपका रहेगा, ठीक है। पानी क्या रहेगा? चिपका रहेगा, है ना, ठीक है भाई, चिपका है। लेकिन पारा क्या है? पारे को गिलास में भरेंगे, पारे को गिलास में भर कर गिरा देंगे तो एक भी पारा ना नहीं चिपकेगा। अब खुद हम तो देखे हैं, ठीक है। अब पारे को क्या करिए? पारे को गिलास में भरिए और पूरा पारे को गिरा दीजिए। पूरे गिलास में पारे का एक कण नहीं मिलेगा, पूरे के पूरे पारा गिर जाएगा। तो पारा गिलास से चिपका क्या? नहीं चिपका। यानी पारे में क्या एडहेसिव का गुण है? नहीं है, पारे में एडहेसिव का गुण नहीं है, तो एडहेशन फोर्स न कम मिलेगा, इसीलिए ग्लास तो चिपका, तो ग्लास का एडहेसिव फोर्स पारे के एडहेसिव फोर्स से अधिक है। सॉरी, वाटर का एडहेसिव फोर्स पारे के एडहेसिव फोर्स से अधिक है। चीजें समझ आ गई? अब कोहेजन फोर्स, भाई मेरे पारा अपने में ही इतना अच्छे से बंधा रहा था, तभी तो गिलास से पूरा बाहर चला गया। पारे के कण आपस में ही इतने ज्यादा आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं कि किसी और से चिपकते नहीं है, तभी तो गिलास से पूरे को पूरे अपने साथ लेके चला गया, ठीक है। तो कोहेजन फोर्स अधिक होते हैं। क्या है कि ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं इसमें कोहेजन फोर्स नहीं है, इसमें भी कोहेजन फोर्स है, इसमें भी कोहेजन फोर्स है, पानी में भी कोहेजन फोर्स है, पारा में भी कोहेजन फोर्स है। लेकिन पारे का कोहेजन फोर्स
पानी के कोहेजन फोर्स से अधिक है, यानी पारे का कण अधिक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमको पढ़ना है विस्कोसिटी यानी श्यानता। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे श्यानता। ठीक है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। ठीक है, तो देखिए श्यानता क्या होता है। मान लेते हैं कहीं पानी बह रहा है, ठीक है, एक क्या है आपका नहर है, नहर है, नदी है, कोई भी एक देखिए एक क्या बहा दे रहा है पानी, ठीक है, पानी बह रहा, ठीक है, एक क्या हो गया नहर हो गया, नहर का एकदम निचला सिरा, ठीक है। तो देखिएगा क्या किसे क्या कहते हैं, ठीक है, नहर हो गया। तो नहर में पानी क्या होता है जब बहता है तो उसको हम मान लेते हैं, हम इंजीनियर पूरा मान के ही काम करते हैं तभी आसान हो पाता है। हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि जो पानी का ना, पानी का बह रहा है वो अलग अलग लेयर में बहता है। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन हम देखिए पानी का लेयर बनाए, जैसे कि ए अलग लेयर, ए अलग लेयर, अलग अलग क्या जगह लेयर, ऐसा होता तो नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम माने हैं कि हाँ स्टडी में सुविधा के लिए हम मान लेते हैं जो पानी बह रहा है ना वो अलग अलग किस में बह रहा है, लेयर में बह रहा है। यानी हम किसी बहते हुए पानी को अलग अलग लेयर का मान सकते हैं। तो पानी का एक लेयर दूसरे लेयर को फिसलने में जो विरोध करता है उसे कहते हैं श्यानता। अब खुद इमेजिन करिएगा, नहर नदी जहाँ बहेगी, जहाँ नदी नहरें बहती हैं वहाँ अब देखेंगे, खुद देखेंगे तो ऊपर नहर का जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला लेयर है वो तेजी से बहता है और नीचे वाला लेयर क्या करता है, कम बहता है। क्योंकि नीचे वाले लेयर को ना ऊपर वाला दबा दिया है, ज्यादा ऊपर है, जितना ऊपर जाएंगे नीचे फोर्स प्रेशर बढ़ता। हम जानते हैं नीचे से ऊपर जाने पर नीचे क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, निचले वाले लेयर को ऊपरे वाले लेयर क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, ठीक है। तो दबने की वजह से निचला वाला लेयर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी देखिए ऐसा मिलेगा आपको, यदि हम ग्राफ बनाना चाहें, यहाँ देख लें यहाँ, तो देखिए ऐसा ग्राफ मिलेगा। यानी निचले वाले को हम कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। यानी हम ये मान के चलेंगे ना, नो स्लिप कंडीशन, हम ये मान के चलते हैं कि पानी का जो लेयर जमीन से सटा हुआ है, नहर के एकदम निचला तल से सटा हुआ है, वो लेयर बहता नहीं है, वो क्या है एकदम रुका हुआ है, ठीक है। देखिए इसके बाद जैसे यहाँ गए, ये इतना वेलोसिटी हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ तक बह गया, उसके बाद देखिए जितना ऊपर जाएंगे उतना क्या होता जा रहा है, आपका वेलोसिटी का मान अधिक होता जा रहा है। देखिए वेलोसिटी का मान क्या होता जा रहा है, अधिक होता जा रहा है, अधिक होता जा रहा है। यही कह रहा है, क्या कह रहे हैं, फिर से डेफिनेशन बोल रहा है कि किसी बहते हुए पानी को अलग अलग लेयर का बना हुआ मान सकते हैं। तो पानी का एक लेयर जब दूसरे लेयर का फिसलने का विरोध करता है तो उस गुण को हम क्या कहते हैं, श्यानता। तथा उस बल को, किस बल को, जो फिसलने का विरोध करता है उस बल को हम कहते हैं श्यान बल। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। देखिए ये है ना रुका हुआ, ये इस लेयर को रोकेगा, ये इस लेयर को रोकेगा, ये इस लेयर को रोकेगा, इस एक दूसरे के ऊपर के लेयर को क्या करते हैं, रोकते जाते हैं। रुकेगा तो नहीं बहेगा, लेकिन जैसे कि समझ लीजिए हम कहते हैं ठोस हो गए, ठोस में दो ऑब्जेक्ट के मध्य घर्षण लगता है ना, दो ऑब्जेक्ट के मध्य क्या लगता है, घर्षण लगता है, अब जानते हैं। इसी तरह पानी में क्या होता है कि दो लेयर के बीच में घर्षण लगता है। अब समझिए पानी का घर्षण है, पानी आपस में क्या होता है, घर्षण बल द्वारा आगे बढ़ता है ना। तो पानी में लगने वाले घर्षण बल को हम कहते हैं विस्कस, समझने के लिए, ठीक है। पानी के घर्षण बल को विस्कस कर दी, ये क्या कर रहा है, फिसलने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। तो फिर हम डेफिनेशन बोल रहा है कि किसी बहते हुए द्रव को अनेक परतों का बना हुआ मान सकते हैं। जब बहते हुए द्रव की एक परत दूसरे परत को फिसलने में विरोध करता है तो इस गुण को हम कहते हैं श्यानता। तथा उस बल को, कौन बल, जो फिसलने का विरोध करता है, उस बल को हम कहते हैं श्यान बल। कैसे होता है, जो फोर्स होता है ना, श्यान बल जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होता है, समानुपाती होता है। ये जो बहेगा किसी पाइप में बहेगा, किसी नाली में बहेगा, तो जितना दूर बह रहा है उसका एरिया, और जो बहेगा वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, यही चीज है
कि ऊंचाई के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंजिंग आ रहा है। जैसे कि यहाँ इस केस के बीच में देखना है, इस केस के बीच में देखना y, तो देखेंगे यहाँ कितना वेलोसिटी है v1 और यहाँ कितना वेलोसिटी है आपका v2। समझ रहे हैं? तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ऊंचाई के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना वेरिएशन आ रहा है उसे हम कहते हैं क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो ए क्या है चलिए बाद में लिखते हैं। समझ रहे हैं कि हाइट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंजिंग आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, एफ समानुपाती ए इंटू डी बी अपान में डी वाई। डी लिख सकते हैं, डेल्टा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। समानुपाती हटाएंगे तो एक आप कांस्टेंट मिलेगा, समानुपाती हटाने पर एक कांस्टेंट मिलेगा म्यू इंटू ए डी डेल्टा भी अपान में डेल्टा वाई। ठीक है, इसको पैक घेर दीजिए तो भर जाएगा कहीं। जहाँ क्या है, जहाँ ए क्या है भाई, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है। डी भी अपान में डेल भी अपान में डेल वाई क्या है, डेल्टा भी अपान में डेल्टा वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो एफ है ना वो क्या है, विस्कस फोर्स बताया गया था ना, विस्कस फोर्स। और म्यू क्या है, विस्कोसिटी। म्यू क्या हो जाएगा आपका विस्कोसिटी। इसका एक और नाम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, या इसका एक और नाम है चलिए भूल रहा है बाद में बताएंगे। ठीक है, निरपेक्ष श्यानता शायद डायनेमिक, हाँ डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, इसका एक और नाम है डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, इसका 3 नाम है, डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, समझ आ रही चीज है, यही म्यू हमको निकालना था। अब यहाँ देखते हैं एफ को, यदि ए को नीचे लाए तो क्या आ जाएगा, म्यू डेल्टा भी अपान में डेल्टा वाई। ठीक है, तो फोर्स अपान में एरिया क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। तो म्यू डेल भी अपान में डेल वाई। ठीक है, अब देखिएगा फोर्स अपान में एरिया क्या होता है, प्रतिबल होता है। फोर्स अपान में एरिया क्या होता है भाई, प्रतिबल होता है। तो होता है यहाँ प्रतिबल क्या लिखा है, टाउ, स्ट्रेस है। ठीक है, तो जहां भी टाउ आ जाए ना समझना शियर स्ट्रेस है। टाउ आने का मतलब क्या है आपका, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि फोर्स एक दूसरे के समांतर लगता है। शियर स्ट्रेस में क्या होता है, फोर्स एक दूसरे के समांतर लगते हैं। जैसे कि एक कोई लेयर है ना, एक फोर्स से इधर बढ़ना चाहेगा, जो लेयर है फोर्स से आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन एक घर्षण लगेगा, एक श्यान बल लगेगा जो इसको इधर रोकना चाहेगा पीछे के साइड में। देखिए दो विपरीत बल, एक ही नेचर के विपरीत बल जब एक दूसरे के समांतर कार्य करते हैं तो वहां शियर उत्पन्न होता है। ठीक है, इसीलिए शियर का जब भी स्ट्रेस आएगा तो सब टाउ से दिखाएंगे। ठीक है ना। देखिए एक फोर्स से आगे बढ़ना चाह रहा है, दूसरा फोर्स से रोकना चाह रहा है, तो एक दूसरे के समांतर हो गए तो शियर स्ट्रेस आता है। ठीक है, अब इसका हम क्या देख लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं, इसका यूनिट क्या होता है। इसका क्या देखेंगे हम, यूनिट देख लेते हैं भाई। जैसे कि दिया है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी वी अपान में डी वाई। डेल्टा भी वहां डी लिख दिया, आदत है, कोई भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो म्यू चाहिए, यूनिट लिखेंगे, म्यू का यूनिट हमको चाहिए था, तो क्या हो जाएगा म्यू का यूनिट टाउ इंटू डी वाई अपान में डी वी। तो टाउ क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर एमएम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टाउ का यूनिट यानी स्ट्रेस का यूनिट होता है। स्ट्रेस यानी बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इंटू वाई। वाई क्या है, वाई डिस्टेंस है तो क्या आ जाएगा मीटर अपान में डी भी क्या है, वेलोसिटी है, भी क्या है वेलोसिटी, तो मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इसको इधर उधर करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर रहेगा गुणे एक सेकेंड ऊपर चला जाएगा और मीटर क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, मीटर से मीटर क्या आ जाएगा कट जाएगा,
यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम जानते हैं? पास्कल सेकेंड। किस नाम से जानते हैं मेलाल? पास्कल सेकेंड। ठीक है, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब इसी को हम है ना पास्कल सेकेंड, अब इसी को ना हम उसमें देख सकते हैं, MKS में देख सकते हैं, MKS में देख सकते हैं। ये तो SI यूनिट हो गया। MKS में क्या देखेंगे? MKS में देखिए न्यूटन है ना, तो म्यू का न्यूटन की जगह लिखिए न्यूटन, न्यूटन फोर्स का मात्रक है, तो होता है आपका MMA, M मतलब किलोग्राम और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन की जगह लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं भाई। तो हो जाएगा आपका किलोग्राम इंटू मीटर, न्यूटन की जगह भी लिख रहे हैं, अपान में सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू मीटर है ये पहले से, इंटू मीटर स्क्वायर पहले से वहां है, इंटू क्या आ जाएगा आपका? सेकेंड हो जाएगा। तो सेकेंड से सेकेंड, मीटर से मीटर कट गया, तो म्यू का MKS क्या हो जाएगा आपका? किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड, MKS मात्रक। CGS मात्रक क्या हो जाएगा भाई? CGS यूनिट क्या हो जाएगा? देखिए किलो की जगह क्या रखना है? डाइन हो जाएगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? किलो की जगह CGS में क्या होता है? डाइन हो जाता है, डाइन डाइन। ठीक है, अपान में मीटर की जगह क्या हो जाएगा आपका? सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकेंड के जगह क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड हो जाएगा। तो एक क्या हो जाएगा आपका? CGS मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है क्या? विस्कोसिटी। हाँ जी, चलिए अगला चलते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा बड़ा था ना, यूनिट निकालना था इसमें। ठीक है, अगला हम क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक विस्कोसिटी। क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक विस्कोसिटी। काइनेटिक विस्कोसिटी निरपेक्ष श्यानता। क्या पढ़ेंगे? निरपेक्ष श्यानता, है ना। पिछला वाला जो श्यानता था उसे डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। एक क्या हो जाएगा? काइनेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेटिक विस्कोसिटी हम किससे दिखाते हैं? म्यू, इससे दिखाते हैं, म्यू से। न्यू किससे दिखाते हैं? न्यू से। तो काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी और डेंसिटी का रेशियो क्या कहलाता है आपका? काइनेटिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी और डेंसिटी का रेशियो क्या कहलाता है? निरपेक्ष श्यानता। यानी श्यानता और घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? निरपेक्ष श्यानता। इसका यूनिट देख लेते हैं भाई, यूनिट देखते हैं। विस्कोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? विस्कोसिटी का यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन अपान में मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, पास्कल सेकेंड होता है, अपान में एक क्या है आपका? डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। भाई घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, है कि नहीं? है, तो जाएगा आपका न्यूटन अपान में मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू मीटर के ऊपर चला जाएगा, अपान में किलोग्राम नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं भाई? MKS क्या देखना हमको? MKS मात्रक देखना है। ठीक है, MKS यूनिट देखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? न्यूटन को भी हमको चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम अपान में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, M में, है ना। तो लिखते हैं किलोग्राम इंटू मीटर अपान में सेकेंड का स्क्वायर, अपान में मीटर स्क्वायर पहले से है और सेकेंड पहले से है। ठीक है, ठीक है ना। देखिए न्यूटन का जगह किलोग्राम अपान में मीटर, इतना इतना तो है, और मीटर स्क्वायर पहले से था, सेकेंड ऊपर पहले से था। ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब अपान में किलो। देखिए कुछ कटेगा, मीटर स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, किलो से किलो कट जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? मीटर स्क्वायर अपान में सेकेंड। देखिए 1 मीटर यहाँ है, 1 मीटर यहाँ है ना। तो म्यू का MKS मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर अपान में सेकेंड। ठीक है, CGS मात्रक क्या आ जाएगा? CGS मात्रक क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर अपान में सेकेंड। मीटर का जगह बस क्या रख देना है? सेंटीमीटर रख देना है। मीटर का जगह क्या रख देंगे? बस सेंटीमीटर रख देंगे। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर अपान में सेकेंड आ जाएगा। आसान है, आसान टॉपिक, बहुत आसान है। पूरा हाइड्रोलिक्स ही आसान है। और हम पढ़ा दिए कोई चैप्टर तो वो पूरा, हम पढ़ा दिए कोई सब्जेक्ट तो पूरा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए श्यानता क्या दिखाता है? गाढ़ा, उस द्रव कितना गाढ़ा है। श्यानता भी जो पीछे पड़े, गाढ़ा का मतलब ज्यादा गाढ़ा रहेगा तो बहुत धीरे धीरे फिसलेगा, है। लेकिन
काइनेटिक विस्कोसिटी दिखाता है कि कोई द्रव बहते हुए उसकी श्यानता में कितनी चेंजिंग आती है। बहते हुए, समझ रहे हैं, बहने के दौरान उसकी श्यानता में कितनी चेंजिंग आती है। चलिए ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे सर भी काम चलेगा। प्रेशर, देखिए प्रेशर इस टॉपिक, प्रेशर वाला टॉपिक इसी चैप्टर में, देखिए प्रेशर को हम अगले में पढ़ेंगे। जिस अगला चैप्टर आएगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, उसमें तो प्रेशर ही प्रेशर है, तो इसमें भी एक प्रेशर टॉपिक है, लेकिन उस प्रेशर को क्या करेंगे अगले चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। अगले चैप्टर में प्रेशर बहुत ज्यादा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो प्रेशर को हम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, बाद में देख लेंगे। प्रेशर बहुत आसान चीज है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बस हो गया, इसका यूनिट लिख लीजिए। हाँ सही सही हो गया। हम बोल भी दिए। दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। एक होता है वेपर प्रेशर, एक क्या होता है आपका वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब। क्या होता है मेरे लाल, वाष्प दाब होता है। और वाष्प दाब क्या होता है, आप देखेंगे किसी बर्तन में यदि द्रव रखा हुआ है ना, किसी बर्तन में यदि क्या रखा हुआ है, द्रव रखा है, तो ये यदि इसके एकदम छाई में रख देंगे, फिर भी इसमें से आपका कुछ ना कुछ गैस, मतलब कुछ ना कुछ वाष्प बन के उड़ता रहेगा, द्रव उड़ता रहेगा, हाँ उड़ता रहेगा। तो ये जो वाष्प है ना, मान लेते हैं कि ठीक है, जो वाष्प उड़ेगा यहाँ से, जो यहाँ से वाष्प उड़ेगा, वो मान लेते ऊपर आप ढक्कन लगाए, ऊपर क्या लगाए भाई, ऊपर क्या लगाए हुए हैं आप, ढक्कन लगाए हुए, ठीक है। अब समझिएगा, ऊपर ढक्कन लगाए हुए हैं, तो अभी जो वाष्प उड़ेगा इसमें से ना, ये जो वाष्प उड़ेगा वो क्या होगा कि इस द्रव पे जितना दाब लगाता है, इस द्रव पर जितना दाब, एक उड़ा हुआ वाष्प इस द्रव पे जो दाब लगाता है उसे कहते हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। क्या है कि जो इसमें से द्रव उड़ा हुआ है ना, वो उड़ेगा, धीरे धीरे उड़ेगा, एकदम छाया में रख देंगे, ढक के रख देंगे, फिर भी ठीक है। तो ये जो वाष्पीकृत वाष्प जो द्रव पे वाष्प दाब लगाते हैं उसे कहते हैं हम लोग क्या, वेपर प्रेशर। हम नोट्स देंगे, उसमें डिटेल में अच्छे से लिखा हुआ है, एप्लीकेशन पर नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। क्लासें यही चलने वाली है यूट्यूब पे, नोट्स बस एप्लीकेशन मिलेगा, या फिर हमको आप SMS करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो दे देंगे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। आसान टॉपिक है ये भी। तो दाब क्या होता है भाई, दाब इस यहाँ से लगा दिए, यूनिट एरिया पर कितना बल लगा रहे हैं उसे कहते हैं दाब। लेकिन जब वाष्पीकृत द्रव जब उस द्रव पे जितना फोर्स लगाता है उसे कहते हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर बोरिंग होने लगता है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस के साथ। ऑल द बेस्ट।